आज के टाइम में गाइस दो चीजें बढ़ती ही जा रही है। फर्स्ट वन इज पेशेंट्स एंड सेकंड वन इज क्राइम। क्राइम एंड पेशेंट्स आर इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट। दिनों दिन क्राइम बढ़ता ही जा रहा है, दिनों दिन मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। मरीजों के लिए डॉक्टर्स बैठे हैं और क्राइम के लिए कानून बनाया गया है। तो गाइज जो कानून का प्रोसीजर है, कानून कैसे वर्क करेगा, कानून कौन कौन सी स्टेजेस से होकर निकलता है, प्रक्रिया क्या रहती है, तो ये जो सब प्रोसीजर है ये द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग ही क्रिमिनल मैटर्स रन करते हैं। तो गाइज बेसिकली क्राइम क्या होता है? क्राइम इज एन एक्ट विच अ particular social group regards as sufficiently harmful to fundamental interest। गाइस क्राइम क्या है? सोसाइटी के अगेंस्ट ऐसा कोई एक्ट जो कि पनिशेबल है इन द आई ऑफ लॉ। सोशल इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई ऐसा एक्ट जो कि फॉरबिडन है लॉ में, वो क्राइम है। अब गाइस जब भी हम लॉ की बात करते हैं तो लॉ दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ गाइज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, ये सब सब्सटेंटिव लॉ है। प्रोसीजरल लॉ जैसे ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो गया, ये प्रोसीजरल लॉ है। लॉ ऑफ एविडेंस जो हमने इससे पहले कंप्लीट किया है वो प्रोसीजरल लॉ है। लिमिटेशन एक्ट प्रोसीजरल लॉ में आता है। सीपीसी में जो ऑर्डर्स दिए गए हैं वो प्रोसीजरल लॉ है। सो आइए शुरू करते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। गाइज द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 एंड दिस इज एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974। देयर आर टोटल 37 चैप्टर्स इन सीआरपीसी एंड 484 सेक्शन। गाइज वेयर एक्ट के बिल्कुल लास्ट में दो शेड्यूल्स दिए गए हैं। फर्स्ट शेड्यूल में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस बताया गया है। सेकंड शेड्यूल में फॉर्म्स दिए गए हैं जो कि टोटल कितने फॉर्म है? 56। गाइज ऑन 25 जनवरी 1974 पार्लियामेंट रिसीव्ड द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड सीआरपीसी केम इन फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1974। सो गाइज इसमें टोटल 37 चैप्टर है, 484 सेक्शन है। याद रखने वाली चीज है, फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस और सेकंड शेड्यूल में दिया गया है देयर आर टोटल 56 फॉर्म विच इज गिवन इन सेकंड शेड्यूल। एंड इसकी जो एसेंट रिसीव हुई वो 25 जनवरी 1974 को और ये 1 अप्रैल 1974 को फोर्स में आया था। 1 अप्रैल 1974 आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि अप्रैल फूल वाले दिन सीआरपीसी केम इन फोर्स। Guys, let's move on to the index of CRPC। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का ये इंडेक्स है, टोटल 37 चैप्टर हैं। इसको गाइज मैंने पार्ट्स वाइज डिवाइड किया है ताकि याद करने में ये इजी हो जाए। यहाँ चैप्टर 1 बात करता है गाइज प्रीलिमिनरी की, जो कि सेक्शन 1 से 5 तक डील करता है। गाइज चैप्टर 1 में मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। चैप्टर 1 में क्या इंक्लूड है, बेसिक ये एप्लीकेबल कहाँ कहाँ होगा। Guys, CRPC extends to whole of India. The provisions of chapter 8, 10 and 11 shall not apply to the state of Nagaland and tribal areas except in cases where the state government by notification applies such provision to them। और basically सेक्शन 2 जो है उसमें डेफिनेशंस दी गई हैं, बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, कंप्लेंट, पुलिस रिपोर्ट, ऑफेंस, मेट्रोपॉलिटन एरिया, इन सभी की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 में दी गई है। तो बेसिकली ये सब प्रीलिमिनरी में कवर अप होता है। अब गाइज आपको एक स्टोरी फॉर्म में सीआरपीसी को कैसे याद रखना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर कोई क्राइम हो रहा है या आपके साथ कुछ ऑफेंस कमिट हो चुका है तो आप इंसाफ मांगने कहाँ जाओगे? कोर्ट आएंगे, ठीक है। तो चैप्टर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेज दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में कोर्ट्स आपने बना दिए, कोर्ट्स के को पावर भी तो देंगे, ठीक है। तो पावर ऑफ कोर्ट्स जो है वो चैप्टर 3 में कवर अप होता है, जो कि सेक्शन 26 से 35 तक है। अब हमने चैप्टर 2 में कोर्ट्स बना दिए, चैप्टर 3 में कोर्ट्स को पावर भी दे दी, चैप्टर 4 में
कोर्ट्स को पावर दे दी, पुलिस को भी पावर देनी पड़ेगी। तो पावर ऑफ पुलिस एंड एड टू मजिस्ट्रेट, जो इस देश के नागरिक हैं, जो इस देश की जनता है, उनका दायित्व बनता है, उनकी ड्यूटी बनती है कि आप प्रशासन की हेल्प करें। ठीक है, तो चैप्टर 4 में कवर अप होता है पावर ऑफ पुलिस एंड एड टू मजिस्ट्रेट, सेक्शन 36 से 40 तक। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कोर्ट्स बना दिए, कोर्ट्स को पावर दे दी चैप्टर 3 में। चैप्टर 4 में हमने पुलिस को पावर दे दी और एड टू मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट की भी सहायता कर दी। ठीक है, अब चैप्टर 5 में कोई ऑफेंस आपकी आंखों के सामने कोई कमिट हो रहा है तो आप पुलिस को सूचना देंगे, तो पुलिस क्या करेगी, उनको आके गिरफ्तार करेगी। चैप्टर 5 में अरेस्ट ऑफ पर्सन। चैप्टर 6 में बात करता है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। अब किसी को गिरफ्तार करके लाए हैं, किसी मुजरिम को, तो उसका कोई साथी भी होगा। ठीक है, तो उनको बुलाया जाएगा, सम्मन के थ्रू बुलाया जाएगा, वारंट के थ्रू बुलाया जाएगा। सम्मन के थ्रू अगर नहीं आते हैं तो वारंट के थ्रू बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो चैप्टर 6 में दिया गया है। चैप्टर 7 बात करता है प्रोसेस टू कंपेल प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। जो अदालत है वो सबूतों और गवाहों पे चलती है। ठीक है, तो ये सबूत और गवाह जो है ये कौन लेके आएंगे, इन्वेस्टिगेशन में, मतलब पुलिस जो करती है जांच, उसे इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। ठीक है, तो सबूतों को इकट्ठा करना किसकी ड्यूटी बनेगी, पुलिस की। तो पुलिस क्या करेगी, जैसे हमने पर्सन को बुलाने के लिए सम्मन भेजे थे, वारंट भेजे थे, अगर सम्मन से नहीं आता तो वारंट से लेके आइए। ठीक है, उसी तरीके से चैप्टर 7 भी प्रोसेस टू कंपेल प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स सेम उसी तरीके से डील करता है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स लेके आइए। ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट्स लाओगे तो सम्मन भेजा जाएगा, सम्मन से नहीं आता है तो सर्च वारंट जारी किया जाएगा। तो वो चैप्टर 7 में दिया गया है। चैप्टर 7 में बात करता है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स के बारे में। गाइस नेक्स्ट है प्रिवेंटिव प्रोविजंस, जो चैप्टर 8 से 11 तक डील करता है, और प्यूनिटिव प्रोविजंस जो चैप्टर 12 से 32 तक। गाइस इनको मैंने आगे नेक्स्ट स्लाइड में थोरोली एक्सप्लेन किया हुआ है, तो अभी ये कर लेते हैं, फिर इन पे मूव ऑन होंगे। तो गाइज अब चैप्टर 33 में बेल दिया गया है 436 टू 450। चैप्टर 34 में डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। चैप्टर 35 में इरेगुलर प्रोसीडिंग्स। चैप्टर 36 में लिमिटेशन पीरियड, और चैप्टर 37 में मिसलेनियस, जो कि 474 से 484 तक डील करता है। गाइज इस चैप्टर 33 को आप ऐसे याद कर सकते हो, चैप्टर 5 में अरेस्ट ऑफ पर्सन है। ठीक है, चैप्टर 5 में हम पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं और चैप्टर 33 में बेल दे रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 5 और चैप्टर 33 ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो इस तरीके से आप याद करेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट करके तो इजीली याद हो पाएगा। और चैप्टर 34 डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे नॉर्मली आप बाइक पे जा रहे हैं, ठीक है, और आपने, या आपके डेली रूटीन से कनेक्टेड एग्जाम्पल है ताकि आप इसको याद कर पाएंगे इजीली, या आप रिलेट कर पाएंगे इसको। ठीक है, आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ है, पुलिस वालों ने आपको रोक लिया। ठीक है, आपके पास कागज भी नहीं है, एक ही बाइक पे 3 लोग बैठे हो, तो अब वो आपका भारी भरकम चालान बना देगा, आपकी बाइक को जब्त कर लेगा। ठीक है, आपका लाइसेंस जब्त कर लेगा। तो कोर्ट से जब छुड़वाने जाओगे तो वो जो प्रोसीजर है वो इसमें 451 में दिया गया है, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी चैप्टर 34 में। अब चैप्टर 35 जो है इरेगुलर प्रोसीडिंग के बारे में बताता है। अगर कोई भी सेक्शन की अगर कोई पालना नहीं की जाती है जो कि मैंडेटरी है, ऐसा कोई प्रोविजन जो फॉलो करना जरूरी है, मैंडेटरी है, उसकी अगर उसकी कंप्लायंस नहीं की जाती है तो वो इरेगुलर प्रोसीडिंग में कवर अप होता है चैप्टर 35 में। चैप्टर 36 लिमिटेशन पीरियड। अब मान लो आपके घर 5 साल पहले चोरी हुई थी और आप आके बोलते हो आज 5 साल बाद में कि साहब मेरे घर उस दिन चोरी हुई थी, मेरे घर से एक मोबाइल चोरी हो गया था। ठीक है, आप केस दर्ज कीजिए। तो एक लिमिटेशन पीरियड होता है, कोई भी ऑफेंस अगर कमिट हुआ है तो उसका एक लिमिटेशन पीरियड होता है कि आप इतना टाइम पीरियड में मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। तो लिमिटेशन जो पीरियड है वो चैप्टर 36 में दिया गया है। चैप्टर 37 मिसलेनियस है। अब गाइस प्रिवेंटिव प्रोविजंस और प्यूनिटिव प्रोविजंस की ओर मूव ऑन होते हैं। प्रिवेंटिव प्रोविजंस गाइस क्या होता है? प्रिवेंटिव प्रोविजंस मींस क्राइम कमिट होने से पहले जो एक्शन लिए जाते हैं वो प्रिवेंटिव प्रोविजंस कहलाते हैं। चैप्टर 8 से चैप्टर 11 तक प्रिवेंटिव प्रोविजंस दिए गए हैं। गाइज मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 8, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 ये कहाँ एप्लीकेबल नहीं होते? स्टेट ऑफ नागालैंड और
ट्राइबल एरियाज पे, ठीक है। मतलब सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड गुड बिहेवियर। चैप्टर 10 बात करता है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, और चैप्टर 11 बात करता है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस। तो ये स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। अब चैप्टर 8 बात करता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड गुड बिहेवियर, जो कि सेक्शन 106 से लेकर 124 तक है। गाइज, मान लो किसी को एज अ सस्पेक्ट उसको पुलिस उठाकर ले गई थाने में, और उसने कोई क्राइम कमिट नहीं किया, बट पुलिस को ऐसा संदेह था कि वो क्राइम कमिट कर सकता है, तो उससे एक बॉन्ड भरवाकर रख लेंगे कि हाँ, अगर आप बॉन्ड की कंडीशंस अगर आप ब्रीच करेंगे तो आपको वापस गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये जो प्रोसीजर है वो चैप्टर 8 में दिया गया है। चैप्टर 9 बात करता है ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेक्शन 125 से 128। ये हम थोरोली आगे नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। चैप्टर 10 बात करता है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। तो गाइज, चैप्टर 10 में क्या इंक्लूड है, जैसे सेक्शन 129 एक बेसिक बता देता हूँ कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज नॉट कॉम्पिटेंट टू यूज द सिविल फोर्सेज टू डिस्पर्सल ऑफ असेंबली अंडर सेक्शन 129 ऑफ CRPC। सेक्शन 130 बात करता है आर्म्ड फोर्सेज कैन बी यूज्ड टू डिस्पर्स असेंबली फॉर मेंटेनिंग द पब्लिक सिक्योरिटी। सेक्शन 130 के तहत आर्म्ड फोर्सेज का यूज किया जा सकता है किसी भीड़ को अलग करने के लिए, उनको वहां से हटाने के लिए, टू मेंटेन द पब्लिक सिक्योरिटी। अब सेक्शन 133 बात करता है जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और SDM जो होते हैं में प्रिवेंट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। सेक्शन जो 133 है जो चैप्टर 10 में इंक्लूड है, उसको आप सिविल कोर्ट्स में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो सारा प्रोसीजर है वो चैप्टर 10 के अंदर इंक्लूड होता है। चैप्टर 11 बात करता है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस। अब गाइज, आपने बहुत बार सुना होगा कि कोई संदिग्ध व्यक्ति सड़क पे घूम रहा था रात को और पुलिस वाले उसको गिरफ्तार करके थाने ले गए, तो वो 151 की कार्रवाई कही जाती है उसको। इसका क्या मतलब होता है गाइस? पुलिस हैव पावर टू अरेस्ट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस विच इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 151 ऑफ CRPC। तो 151 की जो कार्रवाई होती है वो इस चैप्टर 11 में कवर अप होती है। नाउ गाइज, प्यूनिटिव प्रोविजंस की तरफ बढ़ते हैं। प्यूनिटिव प्रोविजंस वो होते हैं गाइज जब क्राइम होने के बाद में, प्यूनिटिव प्रोविजंस मींस आफ्टर क्राइम, क्राइम होने के बाद में अगर कोई एक्शन लिया जाता है तो वो प्यूनिटिव प्रोविजंस के अंडर में कवर अप होता है। जैसे क्राइम कमिट हो गया तो पुलिस को FIR दर्ज करनी पड़ेगी, फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में चालान पेश किया जाएगा कोर्ट में, चालान पेश होगा, फिर ट्रायल शुरू होगा। अब वो ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन में चलेगा या सम्मन ट्रायल चलेगा या फिर वारंट ट्रायल चलेगा या समरी ट्रायल चलेगा, ठीक है। इस तरीके से ये जो प्रोसीजर जो आगे दिया गया है ये सब प्यूनिटिव प्रोविजंस के अंडर कवर अप होता है। नाउ गाइज, चैप्टर 12 बात करता है इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट। जो FIR वगैरह हम दर्ज करवाते हैं, जो चालान पेश होता है, वो सारा जो प्रोसीजर है वो चैप्टर 12 में इंक्लूड होता है। चैप्टर 13 बात करता है जुरिस्डिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। गाइस, चैप्टर 13 और चैप्टर 31 को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। चैप्टर 13 में दिया गया है जुरिस्डिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, ठीक है, और चैप्टर 31 में दिया गया है ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस। चैप्टर 13 में तो दिया गया है जुरिस्डिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स और चैप्टर 31 में दिया गया है ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस। चैप्टर 14 बात करता है कंडीशंस रिक्वेसाइट इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। बाद में इसमें आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे टेक्निकल चीजें आती रहेंगी, तो ये मैं आगे आपको आने वाली वीडियोस में पूरा चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। अब गाइज, चैप्टर 14 में क्या इंक्लूड होता है, जब कोई मजिस्ट्रेट सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेता है तो 190 की कार्रवाई मानी जाती है। मीन्स suo moto upon information received by magistrate, the accused shall be entitled to have his case tried by another magistrate। तो accused के पास राइट्स होता है कि वो, अब किसी जज ने suo moto कॉग्निजेंस ले लिया, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो उसमें सजा ही करेगा, उसमें वो किसी एक्यूज्ड को एक्विट तो कर ही नहीं सकता। इसीलिए एक्यूज्ड के पास राइट है कि वो अपना केस किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के पास
ट्रांसफर करवा सकता है। तो ये जो प्रोसीडिंग्स है वो चैप्टर 14 में कवर अप होती है। चैप्टर 15 बात करता है कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट। आपने बहुत बार कोर्ट्स में सुना होगा, अगर आपको सेशन कोर्ट की अगर आपने ट्रायल्स वगैरह देखी होंगी, तो जब भी कोई मुकदमा, पुलिस वाले कोई मुकदमा दर्ज करने से मना कर देते हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्ट कंप्लेंट लेके जाते हो मजिस्ट्रेट के पास, तो वो 202 की जांच में भेज देता है। तो वो जो प्रोसीजर है वो चैप्टर 15 में इंक्लूड किया गया है। चैप्टर 16 बात करता है कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट, 204 से 210। चैप्टर 17 चार्ज की बात करता है, चार्ज लगेगा एक्यूज पे, ठीक है, तो 211 से 224 चार्ज दिया गया है। चैप्टर 18 में ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। चैप्टर 19 में ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट। चैप्टर 20 बात करता है ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट। चैप्टर 21 समरी ट्रायल्स। चैप्टर 21 है प्ली बार्गेनिंग। चैप्टर 22 अटेंडेंस ऑफ पर्सन कन्फाइंड और डिटेन्ड इन प्रिजन। नाउ चैप्टर 23 इज अबाउट एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल। चैप्टर 24 बात करता है जनरल प्रोविजंस एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल। चैप्टर 25 बात करता है प्रोविजंस एज टू accused persons of unsound mind. Chapter 26 is regarding offences affecting the administration of justice. Chapter 27 में जजमेंट 353 से 365 तक। चैप्टर 28 में सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस फॉर कंफर्मेशन। कोर्ट ऑफ सेशन के पास पावर होती है कि वो डेथ सेंटेंस भी पास कर सकता है। तो अगर कोर्ट ऑफ सेशन किसी एक्यूज को डेथ सेंटेंस पास करता है तो उसे हाई कोर्ट से पहले कंफर्म करवाना पड़ता है। तो वो जो प्रोसीजर है वो चैप्टर 28 में दिया गया है। चैप्टर 29 डील्स विद अपील्स। चैप्टर 30 रेफरेंस और रिवीजन। गाइस सीपीसी में रिव्यू, रेफरेंस और रिवीजन होता है, सीआरपीसी में रिव्यू नहीं होता। सीआरपीसी में सिर्फ रेफरेंस एंड रिवीजन होता है। चैप्टर 31 डील्स विद ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस, जो कि सेक्शन 406 से 412। गाइज इसको मैंने आपको ऐसे याद करवाया था, चैप्टर 13 और 31, 13 का उल्टा 31, 31 का उल्टा 13। चैप्टर 13 में था जुरिस्डिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स और चैप्टर 31 में है ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस। चैप्टर 32 एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रेमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, जो कि 413 से 435 तक डील करता है। तो गाइज इस वीडियो में हमने सिर्फ एक ओवरव्यू लिया है कि ये किस तरीके से सीआरपीसी किस तरीके से चलेगी। तो ये सीआरपीसी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको हम सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज आगे कवर अप करेंगे। अगर कोई डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।